नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और विशेष तौर पर जो स्टूडेंट्स मुझे शुभकामनाएं भेज रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और ढेरों शुभकामनाएं। आज यहाँ अमेरिका में तो लेबर डे है और अपने यहाँ टीचर्स डे। मुझे समझ नहीं आता किस तरह से बात को शुरू किया जाए, पर इस अवसर पर मैं उन महान आत्माओं को जरूर याद करना चाहूँगा जो मेरे शिक्षक रहे, जिनकी वजह से हम जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया, सिर्फ और सिर्फ माता पिता के अलावा अगर कोई है तो मेरे गुरुजन हैं, जिनमें हमें मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले राजेंद्र अहलावत जी, जिनसे आज भी मुलाकात होती रहती है आजकल भी। क्या गजब के व्यक्तित्व। मुझे याद है संडे को मैं उनके पास पढ़ने के लिए जाता था और वो बौंद मार्केट में कमरा था ऊपर, वहाँ अक्सर अपना खाना बना रहे होते या कपड़े धो रहे होते, तो मैं मदद के लिए कहता तो मुझे डांट भी पड़ती और चुपचाप बैठा दिया जाता और मुझे काम देकर वो अपना काम भी निपटाते। कितना डेडिकेशन उन लोगों में था। सतबीर नयन जी हमें विज्ञान पढ़ाते थे। प्रताप शास्त्री जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने इतनी बढ़िया व्याकरण और इतना बढ़िया उच्चारण हमें सिखाया कि साइंस का विद्यार्थी होते हुए भी आज मुझे फ़क्र है कि मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है। 8वीं में हमें रघुवीर मास्टर जी पढ़ाते थे, कितने प्यार से पिटाई करते थे। श्यामलाल मास्टर जी, जितनी भी अंग्रेजी उनको आती थी हमें कितने प्यार से समझाते थे। फतेह सिंह हेडमास्टर होते थे हमारे, बागपत से आते थे। स्कूल में कितना अनुशासन उन्होंने रख रखा था। 8वीं तक का स्कूल था हमारे गांव में, और बौंद जब हम पढ़ने गए तो वहाँ जो प्रिंसिपल होते थे पीसी धीर जी, मैं नमन करता हूँ उनकी सादगी को, उनकी महानता को। ऐसे टीचर पता नहीं क्यों अब बनने ही बंद हो गए, या कुछ शिष्यों में कमी आ गई, भगवान जाने। पर हम उस भाग्यशाली पीढ़ी में हैं जिनको टीचर से बहुत कुछ मिला है। पैसा कमाने का तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और मुझे लगता है शिक्षक दिवस पर हम सबको एक बार ज़रूर ये मंथन करना चाहिए कि हमारी शिक्षा की ये हालत क्यों हो गई है, क्यों आज स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, क्यों सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सोचने का विषय है। आप सरकारी स्कूलों की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो कृषक वर्ग है, ग्रामीण वर्ग है, उनकी पहुंच आज भी प्राइवेट स्कूलों तक नहीं है। और कभी कभी तो लगता है प्राइवेट स्कूल जिसकी हैसियत नहीं है उसकी पहुंच से हमेशा ही दूर रहेंगे। आप सोचिए, सरकारी स्कूलों की हमें 75 साल आज़ाद हुए हो गए, कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग 75 साल में बनकर तैयार हो गई। आप देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से अंग्रेज जो कर कर गए थे वो भी आज तक चल रहा है, लेकिन हमने उसमें बहुत ज़्यादा सी उन्नति नहीं की है। हम सरकार से बहुत सारी चीज़ें मांगते रहते हैं, हालांकि ये बहुत पुरानी डिमांड है कि जीडीपी का 6% कम से कम शिक्षा पे ज़रूर किया जाए, लेकिन वस्तुस्थिति वही है, बस बातें चलती रहती हैं
लेकिन ढाक के वही तीन पात। दिल्ली में ज़रूर बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि स्कूलों के हालात इतने सुधर गए, इतना अच्छा काम वहाँ कर दिया। कई बार टीवी, हालांकि टीवी देखना तकरीबन तकरीबन बंद कर रखा है, फिर भी कभी कभार क्लिप दिखाई देती हैं तो सब लोग मानते हैं कि हाँ, दिल्ली के स्कूलों में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। पर ताज्जुब जब होता है जब कुछ लोग कहते हैं सिर्फ थोड़े बहुत स्कूलों में किया है। अरे भाई, चाहे 3 में किया हो, 2 में किया हो, मैं तो कहूँगा एक स्कूल को भी अगर सरकारी स्कूल को हमने बदल दिया है तो उसी तरह दूसरे भी किए जा सकते हैं। ये औरों के लिए प्रेरणा हो सकती है। इसका फ़ायदा हम सबको होना चाहिए। जब पब्लिक स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब में सारी सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं तो फिर सरकारी में क्यों नहीं। और अच्छा काम तो अच्छा है, थोड़ा बहुत दिल हमें बड़ा भी रखना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर आकर सोचें। एक पार्टी की बुराई कर देना, दूसरे की अच्छाई कर देना, राजनीतिक बातें शिक्षा के क्षेत्र में लाना बड़ी अजीब सी बात है। मुझे तो लगता है अच्छा काम कोई भी हो उसका हम सबको जुटकर समर्थन करना चाहिए। याद होगा आपको 2014 में नई नई सरकार आई थी, स्वच्छ भारत अभियान है याद किसी को आज? कितना नेक काम था, साफ सुथरा रहना बड़ी अच्छी बात थी। पर नहीं, हमने सब छोड़ दिया। अच्छी बात को तो हम मिनटों में भुला देते हैं। बस फालतू के मुद्दों पर जिनका कोई जिक्र नहीं है उनको हम सर्वोपरि रखते हैं। एक दूसरे पर गाली गलौज देना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ये राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षा का जो स्तर आज खास तौर पर सरकारी स्कूल शिक्षा का जो स्तर नीचे गिर रहा है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक की है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, शिक्षक के साथ भी बहुत सारी ज्यादतियाँ होती हैं। हमारे यहाँ दूसरे काम लिए जाते हैं, उनको ठीक तरह से उनकी जो सर्विस के रिकॉर्ड हैं वो सही अपडेट नहीं है। सरकार आए दिन उड़ाप शनाप कागज़ मांगती रहती है, सारे शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में व्यस्त रखती है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझे, शिक्षक होना कोई आम बात नहीं है। शिक्षक ही एक ऐसा इंसान है जो बच्चे के मनोबल पर सीधा असर डालता है। स्कूली शिक्षा के शुरुआती 5-7 साल, 10वीं 12वीं तक जो आपके मानस पटल पर शिक्षक ने लिख दिया बस वही सारी जीवन चलता है। अगर शिक्षक में गुण नहीं है, वो खुद लेट आता है, दूसरों की खिल्ली उड़ाता है, बोलने की तमीज नहीं है, धूम्रपान करता है, उल्टी सीधी हरकतें आदतें हैं, तो ये हो नहीं सकता कि उस टीचर का सम्मान बच्चे करें। आज की युवा जनरेशन बहुत ज़्यादा समझदार है, हर चीज़ को नोट करती है। इसलिए शिक्षक को अपने अंदर जितने गुण वो समाहित कर सकें उतने करने चाहिए। शिक्षक ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, मैं तो इसे प्रोफेशन भी नहीं मानता, एक सेवा का अवसर है। भगवान ने हम टीचर्स को ये सौभाग्य दिया है कि हम देश की संस्कृति को, बच्चों के सोच को, उनके जीवन का आधार बनाने का जिम्मा हमारा है। आज हम जैसे नागरिक तैयार करेंगे, आज हम जैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, कल का भारत वैसा ही होगा। और अगर हमारा टीचर ठीक नीयत से काम नहीं करता तो ये हो नहीं सकता कि वो महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा ले, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का प्रस्ताव याद करा ले, चाहे भगत सिंह जी की सेवाओं के बारे में बताए, देश के लिए कुर्बानी के बारे में बताए, उसका असर नहीं होगा। हाँ, अगर आपका टीचर गुणों से भरा है तो ज़रूर आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मुझे भी इनकी तरह बनना है।
टीचर ही क्या हुआ जिसको देखकर ये ना लगे कि यस, इंसान हो तो ऐसा हो। इंसानियत के गुणों से टीचर ठसाठस भरा होना चाहिए। मैं तो कहूँगा टीचर्स में कंपटीशन होना चाहिए, कौन कितना गुणी है। आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, आपका आचार विचार अच्छे होने चाहिए। विद्यार्थियों से आप इतना प्यार करें जितना अपने बच्चों से करते हैं, फिर देखिए टीचर का सम्मान। लोग कहते हैं टीचर का सम्मान घट गया। अरे घटा नहीं, हमने घटा लिया। ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने टीचर का सम्मान ना करे? और अगर टीचर ही व्यापारी बन गया है, वही सब चीज़ों को पैसे से आंकता है, कोचिंग के चक्कर में रहता है, या जो भी उसके व्यवहार में गलत चीज़ें हैं, तो सारा समाज उसे देखता है। इज्जत कभी भी प्रोफेशन से नहीं मिलती। मुझे लगता है आपके कार्य कैसे हैं, आपका आचार विचार कैसा है, उससे हमें इज्जत मिलती है। आपके काम कैसे हैं। मैं कोई भाषण देने के लिए ऑनलाइन नहीं आया था, लाइव नहीं आया था, पर यह ज़रूर चाहता हूँ कि टीचर एक बार अपने अंदर झांक कर देखे और अपने आप को उसी महानतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करे जिसके लिए वो इस प्रोफेशन में आया है। हाँ, उसके साथ ज़्यादती ज़रूर होती हैं। अब देखेंगे टीचर के अपॉइंटमेंट होते होते 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। कोर्ट केस होता है, कभी उनके हाथों के अंगूठे लगवाए जाते हैं, कभी पैरों के लगवाए जाते हैं। 3 साल तक बस में कंडक्टर था, आवाज़ें लगा लगा कर सवारियाँ लिया करता। न भाषा अच्छी है, न व्यवहार अच्छा है। अब जाकर उसकी नौकरी लगी है, और फिर हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये डेडिकेशन से काम करेंगे। जिस इंसान को अपॉइंटमेंट से पहले हमने इतना दुखी कर दिया है, उससे फिर इस तरह की आशा रखना, ये भी ज्यादती सी लगती है मुझे। आप सभी को नमस्कार। राजेश कुमार जी बहुत बहुत नमस्कार। हरवीर जी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, और शिक्षक दिवस की आप सबको शुभकामना भी। दूसरी तरफ टीचर आज अगर ये कहे कि हमें वेतन कम मिलता है तो ये बात जायज़ नहीं रह गई है। अब हमें अच्छा ठीक ठाक वेतन मिलता है। आप अच्छे क्वालिफाइड भी हैं। हमारे पीजीटी जो टीचर हैं, विशेष तौर पर हरियाणा का मैं तो कह सकता हूँ हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, पीएचडी भी हैं, कई एमए कर रखे हैं एक एक टीचर ने। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है जब इस तरह की स्टेटमेंट कई बार सुनने को मिलती है कि हम 8वीं को नहीं पढ़ाएंगे, हम 9वीं को नहीं पढ़ाएंगे, हम तो लेक्चरर हैं। अरे आप महान शिक्षक हैं, और स्कूल में जब चले ही गए हैं, हमारे पास समय है, और स्कूल में दूसरे टीचर की जगह खाली पड़ी है, तो हम नहीं तो और कौन पढ़ाएगा। जिद लगाने की बजाय अगर हम समर्पण के भाव से आप एक बार पढ़ाकर तो देखें। बच्चे धरती में बैठकर नारे लगा रहे हैं कि हमें शिक्षक चाहिए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। टीचर को मैं समझता हूँ पढ़ाने से मना नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ही पीरियड में 2 क्लासें तो वो कैसे पढ़ाएगा। एक नियम और एक तरीका तो फॉलो होना ही चाहिए, समाधान तो निकाला जाना ही चाहिए। और हेडक्वार्टर पर बैठकर एक क्लर्क फैसला कर देता है, क्या शिक्षक से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या कोई ऐसी समिति नहीं होनी चाहिए जिसमें टीचर भी हो, प्रिंसिपल भी हो, निदेशक भी हो, सरकार का नुमाइंदा भी हो, और उसमें बैठकर खुशी खुशी फैसला किया जाए। जब हम टीचर बन ही गए हैं और योग्य भी हैं, तो फिर पढ़ाने में कौन सी दिक्कत है। टीचर का मैं नहीं समझता कि पढ़ाने से सम्मान घट जाता है। अगर आप 8वीं को भी पढ़ा देंगे या 6ठी को भी पढ़ा देंगे, मैं तो कहूँगा तो उससे कम क्या हो जाएगा। जैसा भी आप पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए। हम कब कहते हैं कि आप जेबीटी वाली ट्रेनिंग लेकर आइए। हालात अगर, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, गांव का कोई भी बेरोज़गार पढ़ा लिखा युवक एमए पीएचडी नेट अगर घूम रहा है और स्कूल में टीचर की कमी है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता हम अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाइयों बहनों को
जाकर कुछ पढ़ाएं, हमारे में भी कॉन्फिडेंस आएगा, गांव में हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारे छोटे भाई बहनों का भला होगा और सरकार भी शायद हमारे बारे में सोचे। और हम कर उल्टा रहे हैं। पंचायतें, अरे आप सोच कर देखिए, पंचायत की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पंचायत पंचायत धरातल स्तर पर होती है। अगर वो चाहे तो हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा हो सकता है। पंचायत में भी पढ़े लिखे और जिम्मेदार लोग होते हैं। अगर वो जाकर स्कूल को संभालें, हेडमास्टर प्रिंसिपल से जाकर बात करें, टीचर्स का सम्मान करें, शिक्षक दिवस पर कोई आयोजन करके अब उनको ये रियलाइज़ कराएं कि हमारे सारे गांव का भविष्य आप सभी टीचर्स के हाथ में है। हमारी जनरेशन को आप ही सुधार सकते हैं। हमारे गांव में अगर नशा है, बुरी आदतें हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, तो सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा टीचर्स का ही है। पंचायतें अगर नकल को रोक दें, मैं शुरू शुरू में लेक्चरर लगा, गांव में जाके बहुत प्रयास किए कि नकल बंद होनी चाहिए। किसी ने ताना मारा कि ठीक है भाई, बड़ी बड़ी बातें, नौकरी मिल गई ना इसलिए कर रहे हो। उनकी सोच सिर्फ पुलिसिया, फौज में सिपाही, चपड़ासी, ग्रुप डी सी, बेलदार, बस यहीं तक है। एक कागज़ मिल जाए 12वीं पास का, 10वीं पास का, और बस हम जाकर लाइन में लग जाएं। नहीं नहीं, मैं नहीं समझता हमारी सोच इतनी छोटी होनी चाहिए। हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अमृत कामावत जी लिखते हैं, हमारे स्कूल में 2 टीचर ही रह गए। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा मांगिए, प्रयास कीजिए, लेकिन 2 से भी धरना देकर तो मत बैठिए। मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है, स्कूल को ताला लगा दिया। आक्रोश दिखाओ, बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? घर पर भी जब आप उनको कोई चीज़ नहीं देंगे तो वो भी घर पे ताला लगा देंगे, फिर क्या करोगे आप? ताला लगाना समाधान नहीं है। अपना अधिकार है, आप अपनी डिमांड अच्छे तरीके से रखिए, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। आप गांव की तरफ से कुछ प्रबंध कीजिए ताकि सरकार को शर्म आए। अवैतनिक टीचर लगा दीजिए। गांव में जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं या सेवानिवृत्त पढ़े लिखे, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो फौज से आए हैं, चाहे किसी दूसरे प्रोफेशन में थे, जो भी बच्चों का कुछ भी किसी तरह का, आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उन्हें खेलना सिखा सकते हैं, उनके साथ अच्छी बातें कर सकते हैं, उनके मनोरंजन का कोई प्रबंध कर सकते हैं। सच्चिदानंद गोसाई जी लिखते हैं कि आप जैसी सोच के बहुत कम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या हमारी क्या है, जो बुरे लोग हैं वो गांव के 3 बुरे लोग हों, तीनों इकट्ठे मिलेंगे, और अच्छे 10 हों, 10 के 10 अलग अलग मिलेंगे। कोई भी अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान की प्रशंसा नहीं करेगा, और बुरा इंसान फट से इकट्ठा हो जाएगा। समस्या यही है हमारी। अच्छी सोच के इंसान भरे पड़े हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं। इकट्ठे वो होंगे नहीं। सवाल हमारी सोच का ही है। अगर सोच अच्छी हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। सरकार को भी हम बाध्य कर सकते हैं कि वो स्कूलों पर ध्यान दे। कितने साल, बरसों से सुन रहे हैं हम, 6% जीडीपी का नहीं लगा रहे, 6%। मैं कल ही देख रहा था, सिंगापुर छोटा सा देश है, सिर्फ 36 यूनिवर्सिटी हैं, और 36 की 36 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास की हैं। और हमारा हमारा तो बस पूछो ही ना, 20% जीडीपी का वो खर्च करते हैं शिक्षा पर, और हम 6% के लिए रोते रहते हैं। तो समस्या शिक्षा की गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। बरसों से हम कहते आ रहे हैं कि शिक्षा पर खर्च करें, पर शिक्षा पर खर्च करें, पर खर्च करती ही नहीं सरकारें। कई बार तो लगता है अगर शिक्षित हो गए और हमें सारी चीज़ें समझ आने लग गई, सब जागृत हो गए, तो सरकारें कैसे चलेंगी? पर एक समय सीमा तो होनी चाहिए। 75 बरस हो गए हमें।
योगेश कुमार जी लिखते हैं, हर गांव में पुस्तकालय की ज़रूरत है। हाँ हाँ है, पर पुस्तकालय से भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में पढ़ने की आदत। आज कोई किताब उठाकर तो देखता ही नहीं। शहरों में आकर आप देखिए, मैं हरियाणा की बता सकता हूँ, हर शहर में तकरीबन हर कॉलोनी में दो दो तीन तीन प्राइवेट पुस्तकालय हैं। लोगों ने अपने घरों में एक कमरा खाली कर दिया है, वो वातानुकूलित है, वहाँ पर इंटरनेट लगा दिया है, पीने का प्रबंध कर दिया है, पानी वानी का। बच्चे लोग आते हैं, 8-8 9 9 घंटे बैठकर वहाँ पढ़ाई करते हैं। खूब सारे कंपटीशन में निकल रहे हैं, रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। उनकी पढ़ने की नीयत है। लाइब्रेरी तो होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बैठकर उसमें पढ़ना। हमारी बड़े बड़े जो कॉलेजें हैं उनकी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। मैं नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ, वहाँ लाइब्रेरी में किताबें सिर्फ 14 दिन के लिए दी जाती थी। हमने सभी डिपार्टमेंट्स को किताबें इशू कर दी कि लो भाई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी किताबें संभालेंगे और जिस बच्चे को जितने दिन के लिए चाहिए वो, जब तक कोई दूसरा ना डिमांड करे, उस बच्चे को किताब दे दो। पढ़ने वाले हों तो पुस्तकालय भी पैदा हो जाएंगे, किताबों की कमी भी नहीं रहेगी, पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। शिक्षा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो पैसे देना चाहते हैं, लाइब्रेरी खुलवाना चाहते हैं, पर कोई पढ़े तो, कोई आगे तो निकल कर आए। रोहतक के आसपास मैं कई गांवों को जानता हूं जहां पर गांव में लाइब्रेरी है, अच्छी भली लाइब्रेरी है, और वहां बच्चे पढ़ भी रहे हैं। शहर में हम आते हैं कोचिंग के लिए, एक कॉपी उठाई, बस में चढ़ गए, पहला ही घंटा बस में इस तरह से बिताया कि बस सारा पढ़ने का माहौल ही ख़त्म हो गया। फिर वहाँ जाकर खिल्ली उड़ाते रहे, एक दूसरे से गप्पे मारते रहे, ठंडा पिया खाया, और बस 1 2 साल 3 साल कॉलेज में ख़राब कर दिए। 3 4 साल हम कोचिंग पे लगे रहते हैं, माँ बाप को धोखा देते रहते हैं। इसमें 1 नंबर से रह गया, इसमें 2 नंबर से रह गया, इसमें आधे नंबर से रह। अरे भाई, फेल का मतलब फेल है। अजय कुमार जी लिखते हैं, सर नमस्कार, मैं एक लेखक हूँ और अपने गांव के उच्च विद्यालय में अवैतनिक रूप से पढ़ाना चाहता हूँ, परंतु हमारी पंचायत कोई सुनता ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? सही बात है, पंचायत को फुर्सत नहीं भाई, उल्टे सीधे काम। और अभी जो पंचायत के इलेक्शन होंगे, हालांकि शिक्षा से हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी दुश्मनी बढ़ाने में, एक दूसरे के साथ बैर करने में, बदनाम करने में, उल्टे सीधे फैसले देने में, बस पंचायतें इसी में लगी रहीं। अगर पंचायत सकारात्मक हो तो ये हो नहीं सकता कि हमारे गांव का कल्याण ना हो, हमारे गांव में प्रोग्रेस ना हो। और जिस गांव का स्कूल बढ़िया है, मैं कहता हूँ आज नहीं तो 10 साल बाद वो गांव प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। पर हम स्कूलों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। पेरेंट्स टीचर मीटिंग कभी हम उसे सीरियसली नहीं लेते, जबकि होना ये चाहिए कि गांव के सरपंच को, या जो भी पढ़े लिखे टीचर हैं, महिलाएं हैं, बहुएं हैं, उनको भरपूर योगदान देना चाहिए। इससे स्कूल, हमारे जो टीचर्स हैं वो अटेंटिव भी रहेंगे और हमारी प्रोग्रेस भी होगी। लेकिन नहीं, हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते। हमारे युवाओं की सोच को पता नहीं क्या हो गया है। जो भी 12वीं कर लेता है या कॉलेज में 4 दिन घुमाता है, वो खेत में जाना बंद कर देता है, मैं पढ़ा लिखा हो गया। और भाई साहब को ना तो कुछ लिखना आता है, ना कुछ बोलना आता है, और पढ़ने का तो जिक्र ही छोड़ दो। अंग्रेजी की 4 लाइन नहीं पढ़ सकता, और पढ़ भी ली तो समझ नहीं आनी, और समझ आ गई तो बोल नहीं सकता। पर स्कूल में, खेत में नहीं जाएगा। सबका ये हाल है। गांव में जिसके पास आधा आधा एकड़ ज़मीन बची हुई है, वो भी चारपाई पर लेटे इंतजार कर रहे हैं कि बिहार से मजदूर आएंगे तो हम भी अपने खेत में फसल उगाएंगे। अरे वाह भाई, एक हमारा समय था, हम स्कूल से बस्ता घर पे रख के कभी भैंसों को पानी पिला के लाते थे, कभी चारा लाते थे, कभी दूसरा काम करते थे। काम करने में कैसी शर्म, और वो भी अपने घर का काम, और वो भी अपने माँ बाप की मदद करने का काम। उसमें तो हमें भरपूर योगदान देना चाहिए। और जब माँ बाप ही निठल्ला होगा, वही सारा दिन खाट तोड़ेगा, तो आप क्या सोचते हैं आपके बच्चे मेहनती बनेंगे?
सवाल ही पैदा नहीं होता। काम कोई भी छोटा नहीं होता। ये बात जितनी छोटी उम्र में समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। यही युवा वर्ग जो खेत में जाने के लिए नहीं है वो हरिद्वार चला जाता है कांवड़ लेने के लिए। कितना मेहनत भरा काम है। पैदल जाता है, पैदल आता है, साथ में गंगा जल भी लेकर आता है। पैरों में सूजन आ जाती है, सोजिश आ जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी अगर मेहनत करने की आदत डालें ना, भले ही वो खेत में करें, भले ही वो किताब पढ़ने में करें, पर नहीं, हमारी सोच पता नहीं किस तरह की हो गई है। ना हम पढ़ाई में मेहनत करना चाहते, बस मोबाइल में लगे रहते हैं। अरे मोबाइल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप वो देखिए अगर देखनी ही है तो। फालतू का टाइम पास, ये जीवन हमें यूं ही नहीं मिला होगा। इसमें दिन लिखे हुए हैं, इतने दिन मेहनत करोगे तो ये फल मिलेगा, और अगर मेहनत नहीं की तो ये सज़ा काटनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप मेहनत ना करें और फल मिल जाए। 1-2% कहीं कुछ हो गया और आप उसी को लेकर बैठ गए। सारे ज़िले में एक लड़की का MBBS में दाखिला हो गया और वो गांव में थी। बस होना तो ये चाहिए था कि हम ये सबक लेते कि हाँ, गांव में बैठकर मेहनत की जा सकती है। और हो ये गया कि जिसका होना होता है वो गांव से ही हो जाता है, और सारे के सारे ज़िले के बच्चों ने गांव में मेहनत करनी ही छोड़ दी। हो जाएगा जिसका होना होता हो, ऐसे नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर हमें सफलता मिलती है, और मेहनत का तो कोई विकल्प हमने तो भाई देखा नहीं आज तक। हमारे जो युवा हैं उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। शिक्षा दिवस पर अगर आप कोई एक भी संकल्प लेना चाहते हैं तो वो ये कि हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मुझे तो एक लाइन में ही समझ में आ जाता है, आप नौकरी क्यों चाहते हैं, क्यों नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप काम क्यों नहीं ढूंढते। नौकरी का मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई आपने एक बार ज्वाइन कर लिया और बस ख़त्म बात, फिर पेंशन ही मिला करेगी। करना तो कुछ है ही नहीं, हटा सकती नहीं सरकार। कैसी गंदी सोच है हमारी। आप यहाँ अमेरिका में देखो, मैं कहता हूँ मजदूर से लेकर बड़े से बड़ा अफसर, काम का मतलब काम, कोई भी कोताही नहीं होगा। मेरे ख्याल में 65-66 साल का आदमी है, रोजाना स्विमिंग पूल में आता है, एक एक चीज़ को, कागज़, तिनका, सिगरेट और कोई चीज़ पड़ी है उसको उठाकर डस्टबिन में डालता है, उसको साफ़ सफाई करता है। उसे कोई शर्म नहीं, दस्ताने चढ़ाकर वो पूरी मेहनत करता है धूप में। एक दिन तो बारिश आ रही थी और हमें देखकर ताज्जुब हुआ कि वो इंसान रुका नहीं, बारिश के अंदर ही भीगता रहा और अपनी सारी की सारी ड्यूटी, जो जो काम वो करता है डेली आकर करता है। घड़ी रुक सकती है पर वो आदमी नहीं रुक सकता। ये होती है काम करने की नीयत। फिर हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे। दूसरों का मुकाबला तो तभी तो होगा ना जब दूसरों वाले गुण भी हमारे में होंगे। पर नहीं, हमें सुविधाएं और आसमान तो छूना है लेकिन करना कुछ नहीं। DP सैनी जी लिखते हैं, सर टीचर भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम भी ये सोचते थे कि अच्छे पढ़ेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आया, सब कहते हैं पढ़ ले, लेकिन ये नहीं पता नहीं कि कैसे पढ़ें। अब वो ही जब सब सभी कहते थे पछतावेगा, अब पछता रहे। DP सैनी साहब ने जो लिखा है बिल्कुल सच है। पढ़ ले का रट्टा सब लगाए रखते हैं, पर बेटा इस पढ़ लें का जो उत्तर है वो तभी मिलता है जब समय निकल जाता है। मैं भी सोचा करता आपकी तरह जब 8वीं-10वीं में था कि ये इतने सारे पहाड़े याद करके मैंने कौन सा कंपटीशन में हिस्सा लेना, मैं क्यों कर लूँ महात्मा गांधी का प्रस्ताव, अपने पापा का करूँगा, अपने दादा का करूँगा। मैंने ठेका ले रखा है इनका, कहाँ कपास बोई जाती, अरे मैंने खेती करनी नहीं, मैं क्यों याद रखूँ, कोयला कहाँ निकलता है। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि उन सब चीज़ों से ही लोग IAS बन गए, कमिश्नर बने हुए हैं आजकल, फौज में ब्रिगेडियर बन गए, सिर्फ किस लिए कि उन्होंने पहाड़े याद किए थे, उन्होंने प्रस्ताव याद किए थे, उन्होंने बोलना सीखा था, वो पढ़ाई में मेहनत करते थे। कैसे करें, अरे अब आप बताने की स्थिति में हो, आप अपने बच्चों को ये बात तो बताओगे ना
कि मेहनत कैसे करें और मेहनत का क्या मतलब होता है, यही पढ़ाई है। अब अगर आप इस बात का इंतज़ार करते रहे कि पढ़ाई बहुत दिलचस्प होनी चाहिए, सिलेबस वो होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, पंचायत को ये करना चाहिए, तो हमारा तो समय निकल जाएगा। जैसी भी हालात हैं, जैसे भी स्कूल हैं, जैसे भी टीचर हैं, जितने भी हैं, उन्हीं में बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, ये है सोचने की बात। अभी यहाँ अमेरिका में हम पेरेंट्स इकट्ठे बैठते हैं तो बात होती है, तो मैंने एक दिन ऐसे ही सवाल कर दिया, भाई आप लोग सारे 60 साल से ऊपर के हो, अच्छे घरों से हो, खूब सारा पैसा बच्चों पर लगाया और अब इनको अमेरिका आपने भेज दिया, ये अच्छा भला कमा भी रहे हैं, पर देश को गालियां बकने से पहले क्या मुझे बताओगे आपने देश के लिए क्या किया? कोई भी योगदान बताओ, और सरकार को या अपने देश की आलोचना करने से पहले ये जरूर सोचें कि आपका क्या योगदान है, और अगर आपने आज तक कोई योगदान ही नहीं किया तो आपको अधिकार ही नहीं है आलोचना करने का। समाज को कुछ दिया ही नहीं, 65-70 साल के हो गए, स्वार्थ में ही डूबे रहे, और अब यहां आ गए इनका सत्यानाश करोगे। हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हमारे अंदर खुद गुण नहीं है तो बच्चों में सवाल ही पैदा नहीं होता कोई गुण आ जाए। और ये बात सिर्फ भाषण देने की नहीं है, ये बात अंदर से आत्ममंथन करने की है। कितने सारे अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल हमें प्रधानाध्यापक चाहे तो मुझे अपने विद्यालय में अवैतनिक रूप में पढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। अरे भाई, आप 2 बार जाओ, 4 बार जाओ, शायद प्रिंसिपल साहब के, हेडमास्टर साहब के समझ में आ जाए। आप कोशिश तो करो। स्कूल में नहीं पढ़ाने देते तो वैसे पढ़ा दो आप शाम को। अभी भाली गांव है रोहतक के पास, शहर गांव के बीच में उन्होंने एक बिल्डिंग बना रखी है जिसमें गांव के सभी बच्चे स्कूल बंद होने के बाद आ जाते हैं और उनका होमवर्क गांव की वो बहुएं और वो बेटियां करवाती हैं जो पढ़ी लिखी हैं। और उस गांव से कम 50-60 ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी पा चुके हैं, दूसरे कंपटीशन में पास हो रहे हैं। तो आपकी अगर सोच अच्छी है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना जरूरी नहीं है, आप घर पे पढ़ाना शुरू कर दो, किसी सार्वजनिक स्थान पे पढ़ाना शुरू कर दो, पता तो चले हम आप योगदान देना चाहते हैं इस क्षेत्र में। हमारे विद्यार्थियों को, खासतौर पर युवा वर्ग को, ये सोचना चाहिए कि काम तो करना ही पड़ेगा। आप नौकरी मत ढूंढिए बेटा, ढूंढना ही है तो काम ढूंढिए। खेती से जुड़े हुए दुनिया भर के काम हैं, किसी भी चीज़ को ले लीजिए। अरे मंडी में जो लोग कर रहे हैं वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? हलवाई मिठाई बना रहा, हम ये नहीं कहते आप कढ़ाई रख के बैठ जाओ, पर सीखो उस काम को। चार चार हलवाई रखो ना, बड़ा सा बढ़िया सा काम शुरू करो, 4 लोग मिलकर। तूड़े का व्यापार करो, घी का व्यापार करो, सरसों का व्यापार करो, फसलों का, कितनी चीज़ें हैं। आटा ये बना बना के बेचने लग रही हैं कंपनियां, पॉलीथीन में डाल डाल के। अरे आप घर घर भेजो ना साफ़ सुथरा आटा, सुबह पीस के और बैग बना के आप शाम तक सबके घर में डिलीवरी करो। गांधी स्कूल से सुमित जी, हरवीर जी नमस्कार। आप सभी को भी भाई हैप्पी टीचर्स डे। कई बार तो ऐसा लगता है टीचर का काम सिर्फ भाषण देना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब दर्द होता है ना तो मन करता है कि हमने तो अपना जीवन जी लिया, कोई हमारी बात को समझकर मेहनत करना शुरू कर दे तो बस यही सफलता है। जीवन में ये जो 3-4 साल विशेष तौर पर जो कॉलेज के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर समस्या ये है हमने अपने सालों को पहले ही ख़राब कर लिया है। 12वीं पास करके जब आप कॉलेज में आते हैं, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं पढ़ने लिखने को, तो फिर कॉलेज से क्या लेंगे? आप सोच कर देखें, अगर आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं, जिस दिन कॉलेज में आप एडमिशन लेने गए थे और जिस दिन वहाँ से डिग्री करके निकले, आपने कितना हासिल किया? सच सच अपने आत्मा से पूछिए कि वहाँ से मैं क्या लेकर आया। अच्छे अच्छे शिक्षक, मानते हैं हम बहुत अच्छे नहीं होंगे, पर जो भी अच्छे थे उनसे आपने क्या सीखा? और अगर हम वहाँ से कुछ भी नहीं लाए तो फिर बेटा आपका कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पास तो जो सरकार ने प्रबंध कर रखे हैं वो आपके सामने थे, उन्हीं में से लोग आईएएस बनने लग रहे हैं, उन्हीं में से एचसीएस, पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, और आप सिर्फ आलोचना करने में ही रह गए।
इसलिए ये तो आपको एक दिन फैसला करना ही पड़ेगा कि जीवन अगर जीना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहुत लंबा चौड़ा व्यापार नहीं कर सकते, छोटा कर लीजिए, पर कुछ तो करिए यार। आप 25 साल के होने को आए, आज तक हम चवन्नी नहीं कमा सके, सिर्फ इसलिए सरकार को बैठे बैठे खुश। ये बात दिमाग से निकाल दो कि सरकार आपको नौकरी देगी। अरे सोच के देखो, 1000 वैकेंसी निकलती हैं, 3-3, 4-4 लाख लोग दौड़ में होते हैं। अब 3 लाख में से नौकरी 1000 को ही मिलेगी, तो आप सोच के देखो 2,99,000 ऐसे कैसे उनमें तो फ्रस्ट्रेशन आएगी आएगी। आपके कोचिंग लेने से वैकेंसी नहीं बढ़ जाएंगी। अब सरकार को भी लगने लगा है, अरे प्राइवेट स्कूल में वही टीचर 12-15 हज़ार रुपये में इतनी कमर तोड़ मेहनत करता है, और सरकारी स्कूल में 40-50 हज़ार की शुरुआत से भी उसमें वो लगन नहीं है जो होनी चाहिए। सरकारें ऊपर से नहीं गिरती, हमारे बीच से ही जाती हैं, उनको सारा पता है। ग्रामीण युवाओं के लिए तो ये समय ऐसा है कि मर मिटने का। आप सोचकर देखिए, खेती में कोई आमदनी नहीं रही, इतनी लागत आ जाती है, उसमें गुजारा नहीं हो सकता। आपकी फसल अच्छी हो भी गई तब भी कोई बहुत लंबी चौड़ी आमदनी नहीं है। फौज आपकी वैसे बंद हो गई है, 3 साल हो गए, एक भी फौजी नहीं लिया, और अब अग्निवीर बनोगे, 18 के गए तो 22 के घर आ लोगे, तब भी तो करोगे। इसलिए कमर कस लो। कब तक सीजीएल की तैयारी करते रहोगे? 4-4, 5-5 साल हो गए हमें, कब आंखें खुलेंगी? भूल जाओ इस बात को कि हम सबको सरकार नौकरी देगी। सरकार कोई भी हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों देगी सरकार नौकरी बैठे बैठाए? इसलिए हमारे दिमाग से ये बात निकल जानी चाहिए कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प है। नहीं, सरकारी नौकरी वाले तो बहुत ही कम हैं संख्या में, और आगे आगे भी सरकारी वैसी सरकारी नहीं रहेगी जैसी हम लोगों की थी, अच्छी भली पेंशन। अब पेंशन ही ख़त्म हो जाएंगी तो क्या सरकारी रह जाएगा? नेक नीयत हो तो हमें, मुझे ताज्जुब होता है, बच्चे ने ITI कर रखी है, इलेक्ट्रीशियन है, बहुत अच्छा, सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है। क्यों भाई? अरे किसी भी इलेक्ट्रीशियन के पास आज हम जाते हैं तो कहता शाम को आऊँगा, कल आऊँगा। किसी बढ़ई के पास जा लीजिए, किसी मिस्त्री के पास चले जाइए, किसी फीटर के पास, किसी के पास भी चले जाइए, टाइम ही नहीं है, क्योंकि लोगों को काम करना आता है। और जो सरकारी ढूंढना चाहते हैं का मतलब बस एक बार PWD ज्वाइन हो जाए फिर तो मैं देख लूँगा। जब ऐसी सोच रखेंगे तो कहाँ की प्रोग्रेस होनी है भाई? फिर तो नौकरी में भी ऐसे 4 चांद लगाओगे। कोचिंग सेंटरों में कापियाँ लिए घूम रहे हैं, और जो कोचिंग सेंटर में जो पढ़ा रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं, उन्हीं से कुछ शिक्षा ले लो। बेरोजगारों के दम पे रोजगार कर रहे हैं, इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या होगा? और वो आपके बीच में से ही हैं। आजकल ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, बहुत सारा मटेरियल है, पर हम उसका फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। हम तो बस फालतू की रील, उल्टे सीधे हरकतें और बेमतलब की चीज़ों में लगे रहते हैं सारा दिन, और जब समय निकल जाएगा फिर बैठ कर रोएंगे। ना मोबाइल रहेगा, ना शौक रहेंगे। कौशल कुमार लिखते हैं, कुछ नहीं होता है सर सर्विस से। सही कह रहे हैं। सर्विस में क्या कर लोगे भाई? तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली। निकम्मों को भी और दूसरों को भी उतना ही वेतन मिलता है, आप कितनी मेहनत कर लेना, कोई ज़्यादा असर। लेकिन अगर आपका अपना काम है, उसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना आगे निकलोगे। प्राइवेट नौकरी से ऐसे कूद के पड़ते, ना सर ना, प्राइवेट ना चाहिए। क्यों ना चाहिए भाई? काम करना पड़ेगा, इसलिए प्राइवेट में काम करवाते हैं। उन लोगों को आप अगर 20 रुपये कमा कर दोगे तो 8-10 रुपये आपको देंगे, पर दें तो गए। आप ये फैसला कीजिए कि हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कहीं भी करो वहीं मिल जाएगा। और अगर ऐसे ही हम नौकरी ढूंढते रहे, ज़मीन रही नहीं। और अब तो पंजाब और हरियाणा में एक लेटेस्ट ट्रेंड चला है, मेरे से बच्चे लोग कई बार बात करते रहते हैं,
हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ समय का कुछ इस तरह का उलट पुलट है कि जब आप लोग उठते हैं तो यहाँ रात हो जाती है और जहाँ मैं सो जाता हूँ तो आपका दिन निकलता है। आपके यहाँ जब 2:30 बजते हैं तो मेरे सुबह के 5 बजते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं सबसे बात नहीं कर पाता, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि हमें मेहनत तो करनी ही चाहिए, बिना मेहनत के। हाँ, मैं बता रहा था, आजकल एक ट्रेंड ये चला हुआ है कि हम जो एक एक दो दो एकड़ हमारे पास बची हुई है उसको बेचकर विदेश भाग रहे हैं। अरे भाई, ये सत्यानाश का रास्ता है। आपको विदेश आना ही है ना, तो क्वालिफाइड होकर आओ। आप इंजीनियर बन के आओ आईटी के, देखो खूब सारा पैसा मिलेगा। देश में भी मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है, सरकारी में नहीं मिलता कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है, आप प्राइवेट में काम करो, वहाँ भी पैसा मिलेगा। विकास धांगड़, नमस्कार भाई। और अगर आप पैसे दे के उल्टा सीधा मैक्सिको के रास्ते या अगर 2 नंबर में, या वो क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, उससे उस रास्ते से आ रहे हैं तो भाई पुलिस भी पकड़ेगी, जेल भी होगी, जीवन खराब होगा, जो घर में 1-2 एकड़ था वो भी चला जाएगा और माँ बाप बैठकर रोएंगे। विकास कहता है मुझे भी आना है। आजा भाई, तू भी आजा, कौन रोकता है। पर आने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। ये यूएस वाले वीज़ा ऐसे ही नहीं देते, यूएस क्या कोई भी नहीं देता। और अगर आपको ट्रक चलाना है या मजदूरी करनी है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इधर कनाडा हमारे बच्चे भाग भाग के जा रहे हैं। अरे आपने ऐसा करना है, फिजिकल मेहनत अगर करनी है तो अपने देश में ही कर लो ना। कमाने के लिए इधर उधर जाना बुरा नहीं है। देखो, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा डिफरेंस मुझे ये लगता है कि पंजाब के लोग अपना घर 1 मिनट में छोड़ देते हैं काम करने के लिए, और हम हरियाणा वाले हैं जब तक सत्यानाश नहीं हो जाता तब तक हिलते नहीं हैं, वहीं पकड़े बैठे रहते हैं। भाई, दुनिया आज एक गांव के रूप में आ गई है। आप अमेरिका आओ, कनाडा आओ, ऑस्ट्रेलिया आओ, न्यूजीलैंड आओ, जहाँ मर्जी करो, इंग्लैंड जाओ, पर जाने के लिए योग्यता तो हो। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर मेरे को अंग्रेजी में जवाब मत दो, थोड़ा हिंदी में लिखो, मेरा अंग्रेजी में हाथ कमज़ोर है, मैं अमेरिका आना चाहता हूँ, रास्ता बताओ। और भले आदमी, अंग्रेजी का तुझे जब इतना भी कुछ नहीं आता तो यहाँ आके करोगे क्या। हिंदी बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि बेटा फैसला ये करो कि हमने मेहनत करनी है। सीखने का जो ये दौर है, अगर इस दौरान आपने कुछ नहीं सीखा तो जीवन भर नए सीखने का पछतावा जाएगा नहीं। मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें कोई मेरा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, पर एक मन में टीस है कि जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो गलतियां हमने अपने यौवन काल में, विद्यार्थी जीवन में की, कम से कम आज के बच्चे वो ना करें। बस ये संदेश देने की कोशिश करता हूँ। ना मेरे पास कोई स्टूडियो है, ना मैं कोई लंबा चौड़ा स्टाफ रखता हूँ। अपना मोबाइल सामने किया और उसके सामने बोलकर, और जैसा भी है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 55,000 फॉलोअर हो जाएंगे और एक वीडियो मेरा 1 करोड़ पार कर गया है। बहुत खुशी होती है जब विद्यार्थी बात को पसंद करते हैं। ये नवीन कुमार जी लिखते हैं, सर आप ऑनलाइन क्लास दो। बेटे, ऑनलाइन क्लासें देने वालों की लाइन लगी हुई है। मैं तो क्या ऑनलाइन क्लास दूंगा। आप उम्र के इस दौर में वो एनर्जी और वो जोश नहीं है कि रेगुलरली कुछ ऐसा किया जा सके, पर जो भी योगदान मैं कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वीडियो यूट्यूब पे मेरे ख्याल से 510 के करीब हो गए हैं। सारे के सारे वहाँ पर मैंने डाल रखे हैं। हो सकता है आपको कोई अच्छा लगे तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। और फालतू की अनाप शनाप चीज़ें देखने से हमारा दिमाग जो है इधर उधर भागता है, वो पढ़ने लायक नहीं रह जाता। इसलिए कोशिश करें सकारात्मक चीज़ें ही सुनें, देखें, पढ़ें। आज भी अखबार में बहुत कुछ अच्छा आता है। आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे चारों तरफ घट रही हैं, हो रही हैं। पर हम हैं कि गंदगी पढ़ते हैं, गंदगी देखते हैं, गंदगी सोचते हैं और गंदगी में ही रहते हैं सारा दिन। सर अभी आप यूएसए से बोल रहे हो? हरी कृष्ण जांगीर, परलिका।
हाँ हरि कृष्ण जी, मैं यूएसए में हूँ। यहाँ अब दिन निकला है, सुबह के 7:15 बजे। बड़ा गजब का देश है भाई। खुद की पॉपुलेशन सिर्फ 20% है, बाकी 80% लोग बाहर के। सारी दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनको ये लोग नौकरी देते हैं, काम देते हैं और उनको खुश रखते हैं। और अपने यहाँ जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं बेचारे, जो जीवन में कुछ भी ना कर सके वो देश चला रहे हैं। आलोचना करना हमारी आदत में शुमार हो गया है। काश हमने अपने बड़ों के जो संस्कार थे गांव में वो अपनाए होते तो आज हम किसी और स्थिति में होते। मुझे सबसे प्रेरणा ज़्यादा इस बात से मिलती है, जो मारकाट का समय था, हमारे दादा दादी बताते थे कि जब मारकाट हुई थी यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो करोड़ों लोग इधर से उधर हुए थे, लाखों मर गए थे। बेघर होकर लोग यहाँ से पाकिस्तान भागे, पाकिस्तान से यहाँ आए, कुछ भी नहीं बचा था पीछे। और आज आप उनकी स्थिति देखिए, जिन जिन लोगों ने मेहनत की है आज वो शीर्ष पर हैं। भले ही नौकरियां हैं, भले ही फैक्ट्रियां हैं, भले ही व्यापार है, जहाँ पर भी वे हैं, मात्र 70 साल में उन्होंने क्या से क्या कर दिया। और जो यहाँ के मूल बाशिंदे थे वो वहीं पड़े क्योंकि मेहनत नहीं की। चारों तरफ देखिए, बहुत सारे मेहनत करने वाले लोग आपको मिलेंगे। ऐसे ऐसे परिवार जिनके यहाँ खाने को अन्न नहीं था आज बड़ी बड़ी कोठरियों में रह रहे हैं, मात्र 20-30 साल में। ये सब मेहनत का फल है। और हम हैं कि जातिवादी धर्म और अरे भाई सोच कर देखो, कांवड़ लाने से अगर नौकरी मिलती, भोले को इतना पागल समझ रखा क्या? ऐसा नहीं होता। आप मेहनत कीजिए, धर्म एक भी बुरा नहीं है। मन में अगर हम नफरत रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, वैर भाव रखेंगे तो यही सत्यानाश होगा जो आजकल हो रहा है। परिवार खत्म हो गए, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। बहन भाई रिश्तेदार सब एक दूसरे। ये जो नेता लोग हैं हमारे, कभी आपने देखा है कितने ही विपक्ष में हो कोई किसी से नहीं लड़ेगा। स्टूडियो में बात बड़ी बड़ी करेंगे और फिर बैठकर सारे इकट्ठा खाना खाएंगे। और हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि एक पार्टी के नाम पर दूसरे पार्टी वालों के दुश्मन हो रहे हैं। बोलना चलना बंद कर दिया, गांव में अलग अलग, ये फलानी पार्टी का है, ये दखड़ी पार्टी का है। क्यों नहीं हम सारे इकट्ठे हो गए, इनको भी सुधारें और खुद भी सुधरें। प्रशंसा करना छोड़ दिया, पढ़ाई का तो खाता ही खत्म हो गया। मैं हताश नहीं करना चाहता आपका, लेकिन सच्चाई हमारी यही है कि हमने पॉजिटिविटी को छोड़ दिया। मुझे दो चीज़ हमेशा ही सबको कहनी होती हैं, एक अपनी अच्छी सोच और दूसरी शिक्षा। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, किसी भी देश का आप इतिहास उठाकर देख लो। और शिक्षा का मतलब पढ़ने से नहीं है, संस्कारवान बनिए, गुण होने चाहिए इंसान में, तब शिक्षा का कोई मतलब निकलता है। शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज संकल्प लें, हम जीवन में मेहनत जरूर करेंगे, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर मुझसे कोई आज 60 साल की उम्र में एक चीज़ पूछे तो वो ये कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किसी भी जगह आप किसी भी तरह की मेहनत कर लीजिए, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो हाथ के काम में है, चाहे वो किसी चीज़ को सीखने में है, वो तो अच्छा फल देगी ही देगी। राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जयपुर से तो बहुत सारे लोगों का मुझसे संपर्क है। मैं कोशिश करता हूँ हर एक की चैट का रिप्लाई करने की, और कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी शाबाशी भी देते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह आप स्नेह बनाए रखिए,
पता नहीं आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता होगा या नहीं, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता कि मेरा पर्पज़ कोई अपने आप को फेमस करना या कोई बहुत लंबी चौड़ी कमाइयाँ करना या पैसा इकट्ठा करना, यही बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और कोशिश करता हूँ जो भी गुण मेरे टीचर्स ने, मेरे माँ बाप ने मुझे दिए, वो आप तक पहुँचे, हमारे बच्चों तक पहुँचे। किसी एक बच्चे को मेरी एक भी बात समझ में आ जाती है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। कई बार मुझे इस तरह के कमेंट मिलते हैं कि आप सारी नेगेटिव चीज़ें, दुख भरी और इस तरह की क्यों। मैं कहता हूँ अगर खुशियाँ और ढोल बजाने हैं तो और बहुत सारी जगह हैं। सोचो विचारोगे तो किसी न किसी घटना को लेकर ही हमें चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं पर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हम संवेदनाएं खो बैठे हैं, संवेदनशील नहीं रहे। और मैं समझता हूँ इंसान में और जानवर में फ़र्क सिर्फ संवेदनाओं का ही है। जो हमारे चारों तरफ घट रहा है उसके प्रति सजग रहें। दीपचंद जी, हैप्पी टीचर्स डे। आपको भी भाई बहुत बहुत मुबारक हो सबको। आप लोग मुझसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।